और सोनाली, सबसे पहले बात करेंगे महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी की। तो महिलाएं इस खबर को ध्यान से सुनिए। देखिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना अब ग्राउंड पर लागू होने जा रही है। इस योजना के तहत एलिजिबल महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। आज यानी कि 26 अगस्त से बेनिफिट लेटर्स दिए जा रहे हैं और 1 सितंबर से पेमेंट शुरू होने की बात भी कही गई है। लेकिन इशिका, यहाँ पर सवाल है कि आखिर किन महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, कौन एलिजिबल है और एप्लीकेशन का स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं, सब कुछ आपको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस योजना को लेकर के, यानी कि लक्ष्मी योजना के तहत एलिजिबल महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। 26 अगस्त से बेनिफिट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और 1 सितंबर से पेमेंट भी शुरू होगा। अब कौन एलिजिबल है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, इस योजना का फायदा हर महिला को नहीं मिलेगा। महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। फैमिली की एनुअल इनकम जो है, यानी कि वार्षिक आय जो है, वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दिल्ली रेजिडेंस और वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जो कंडीशंस हैं वो भी पूरी करनी होगी, यानी कि आप पिछले 10 सालों से दिल्ली में रहनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब किसे फायदा नहीं मिलेगा उस पर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, अगर महिला इनकम टैक्स पेयर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कुछ दूसरी सरकारी फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रही है, तो उसे इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन के बाद ही फाइनल अप्रूवल दिया जाएगा। तो देखिए, 2,500 रुपए कैसे आखिरकार मिलेंगे? सरकार के अनुसार पेमेंट के लिए अलग अलग ऑप्शंस रखे गए हैं। बेनिफिशियरी को 1,000 रुपए डिजिटल करेंसी और बाकी 1,500 रुपए एफडी यानी कि आरडी में दिए जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है वो भी जानिए। दूसरा ऑप्शन पूरा 2,500 रुपए एफडी आरडी में रखने का है। एप्लीकेशन स्टेटस, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन और अप्रूवल का इंतजार करना होगा। एप्लीकेशन में कोई गलती है तो करेक्शन फैसिलिटी के जरिए डिटेल्स ठीक करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट यही है कि 26 अगस्त यानी कि आज से बेनिफिट लेटर्स और 1 सितंबर से 2,500 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस जनता को सौंपी जाएगी। दिल्ली की महिलाओं को मिलने वाली है, लेकिन पैसा पाने के लिए एलिजिबिलिटी और वेरिफिकेशन पूरा होना अनिवार्य है। इसलिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो अपना एप्लीकेशन स्टेटस जरूर चेक करें। और एप्लीकेशन स्टेटस जब आप चेक करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपने जो फॉर्म फिल किया, आपने जो एमपी एमएलए के साइन करवाए, उसके बाद पोर्टल में फिर से फॉर्म फिल करके डाला, उसका स्टेटस क्या है, कहां तक वो पहुंचा है, क्या आपको इस योजना का, दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए, अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगे को लेकर के भी अपडेट देते हैं। देखिए शिका, जब हम खाना बनाते हैं, खासतौर पर जब हम सब्जी बनाते हैं या फिर लोगों का मनपसंद जो मैगी है, पास्ता, ये बनाते हैं, तो एक चीज उसमें कॉमन है, वो है प्याज। लेकिन अगर उसी के दाम बढ़ जाएं तो लोगों की परेशानी भी बढ़ जाएगी। तो देखिए, दिल्ली में एक बार फिर से प्याज आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ने लगा है। पिछले 1 महीने में प्याज की कीमत करीब दोगुनी हो गई है। जो प्याज कुछ दिन पहले करीब 25 रुपए किलो बिक रहा था, अब उसकी कीमत जो है वो 45 रुपए किलो तक पहुंच गई है और आने वाले दिनों में इसके दाम और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की कीमतों को काबू करने में अब तैयारी में जुट गई है। आखिर प्याज के दाम अचानक इतने क्यों बढ़ रहे हैं और आगे क्या प्याज और भी महंगा हो सकता है? चलिए हम आपको बताते हैं। बिल्कुल, देखिए, आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, आइए अब विस्तार से आप समझिए। 25 से 45 एक तो रेट हो चुका है, यानी कि 20 रुपए की बढ़ोतरी एकदम ही देखने को मिली है। सबसे पहले बात करते हैं प्याज की कीमतों की। तो देखिए, दिल्ली में पिछले 1 महीने में प्याज के दाम में बड़ा उछाल देखने को मिला है। अब एक रिपोर्ट आई और उसके अनुसार 1 महीने पहले प्याज लगभग 25 रुपए किलो बिक रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर करीब 45 रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी सिर्फ 1 महीने में कीमत में करीब 80% का इजाफा हुआ है, 20 रुपए बढ़ चुके हैं। वहीं अलग अलग इलाकों और प्याज की क्वालिटी के हिसाब से रिटेल मार्केट में कीमत इससे भी ज्यादा देखने को मिल रही है।
अब सवाल है कि आखिर प्याज महंगा क्यों हुआ है। दरअसल अगस्त और सितंबर के दौरान प्याज की कीमतों में सीजनल इंक्रीज देखने को मिलता है। इस बार मौसम की मार, बारिश से फसल को नुकसान पहुंचा है। स्टोरेज में प्याज खराब होने और सप्लाई चेन में परेशानी जैसे कारणों ने कीमतों पर प्रेशर बढ़ाया। प्याज है, प्याज की मार्केट में जो डिमांड है वो बढ़ती ही रहती है और फेस्टिव सीजन है, ऐसे में पकवान बनते हैं, सोनाली तरह तरह का खाना बनता है, तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी, जो सप्लाई आएगी उसकी जो कॉस्ट है वो भी हाई रहेगी। यानी कि बाजार में प्याज की सप्लाई और डिमांड के बीच बैलेंस बिगड़ने से कीमतें ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन अभी जो रेट है वो काफी ज्यादा बढ़े हैं। ये कोई 5 रुपए, 10 रुपए, 2-3 रुपए नहीं बल्कि 20 रुपए बढ़े हैं। बिल्कुल, दिल्ली में प्याज के दाम बढ़ने का असर सीधा किचन बजट पर पड़ रहा है। प्याज ऐसी सब्जी है जिसका इस्तेमाल जो है लगभग हर घर में रोजाना होता है। सब्जी हो, दाल हो, सैलड हो, फिर किसी डिश का बेस हो, प्याज की जरूरत हर जगह पड़ती है। अब ऐसे में कीमत बढ़ने का मतलब है कि हर महीने का ग्रोसरी बजट जो है वो भी बढ़ेगा और यही वजह है कि सरकार अब कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इंटरवेंशन की तैयारी कर रही है। यानी कि सरकार की तरफ से भी इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने भी प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। सरकार अपने बफर स्टॉक यानी कि सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में उतार रही है। इसके अलावा प्याज को नासिक से दिल्ली और दूसरे ज्यादा कीमत वाले शहरों तक पहुंचाने के लिए कंडा एक्सप्रेस नाम से स्पेशल रेलवे सर्विस भी शुरू की गई है। इसका मकसद है कि उन शहरों तक प्याज पहुंचाना जहां पर रिटेल प्राइसेस जो है वो ज्यादा है। दिल्ली की हम बात करें तो लगातार कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही है, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। और इस महीने देखें तो सिर्फ एक प्याज ही नहीं है जिसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, चीनी है, दालें हैं, चावल है, जिनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। और वैसे में आम इंसान का जो घर का बजट जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, उनकी परेशानी भी बढ़ती जा रही है। शिका बिल्कुल सोनाली, और बिल्कुल ठीक कहा। देखिए रिटेल प्राइस हम अक्सर देखते हैं कि हर जगह ज़्यादा ही देखने को मिलता है, लेकिन दिल्ली सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता है। आज़ादपुर मंडी की अगर हम बात कर लें, थोक के भाव पर यहाँ पर चीज़ें मिलती है और थोक के भाव में जो भी चीज़ मिलती है वो सस्ती मिलती है। लेकिन जो रिटेल प्राइस है वो दिल्ली में इस वक्त काफ़ी हाई चल रहा है। 25 रुपये का प्याज 45 रुपये किलो मिल रहा है। मतलब माइंड में तो एक ही चीज़ आ रही है ना सोनाली की प्याज का अवॉइड ही कर देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी बात तो उन लोगों के लिए है, उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो पंडित फैमिली से है, ब्राह्मण फैमिली से है, जैन फैमिली से, क्योंकि वो लोग प्याज का सेवन ही नहीं करते। तो प्याज बढ़े या ना बढ़े उनके लिए, जो प्याज के दाम है वो बढ़े या ना बढ़े उनके लिए एक ही जैसी बात है। लेकिन जो लोग प्याज का सेवन करते हैं उनको हर चीज में प्याज चाहिए होता है। हर सब्जी में, मैगी में, पास्ता में, मैक्रोनी में, हर चीज में प्याज चाहिए होता है। तो प्याज जितना महंगा होगा लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हालांकि सोनाली 2 की जगह 1 प्याज डाले लोग, लेकिन प्याज जरूर डालेंगे। बिल्कुल शिका, क्योंकि प्याज, अगर जो लोग प्याज खाते हैं अगर उनके खाने में प्याज ना हो तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि प्याज क्यों नहीं। अब ऐसे में प्याज की कीमतें तो बढ़ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्याज की कीमतें कब घटती हैं, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्याज की कीमत जो है वो कम हो जाए। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरीके से दिल्ली की बात करें शिका, तो एक और प्रॉब्लम है, वो है वाटर क्राइसिस। पानी को लेकर के काफी दिक्कतें आती है और खासतौर पर गर्मी की अगर बात कर ले, मई जून जुलाई का महीना होता है जब गर्मी जो है, टेम्परेचर जो है वो अपनी पीक पे होता है। अब ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। अब इसी को लेकर के फैसला लिया गया। देखिए, दिल्ली में पानी की बढ़ती डिमांड और बार बार सामने आने वाली वाटर शॉर्टेज के बीच सरकार अब एक बड़ी पॉलिसी लाने की तैयारी में है। नाम है रिक्लेम्ड वाटर पॉलिसी 2026। यानी कि सीवेज को ट्रीटमेंट के बाद मिलने वाले पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा और सरकार का फोकस है कि पीने के साफ पानी को सिर्फ ड्रिंकिंग और जरूरी घरेलू कामों के लिए रखा जाए, जबकि जो कंस्ट्रक्शन, गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग, वॉशिंग और दूसरे नॉन ड्रिंकिंग कामों के ट्रीटमेंट वाटर का इस्तेमाल ना हो। यानी कि सरकार चाहती है कि जो पीने का पानी हो वो अलग हो, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन वर्क में पानी इस्तेमाल करते हैं, अपने गार्डन में डालने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं, वो सीवेज ट्रीटमेंट वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए आखिर ये सरकार का पूरा प्लान है क्या? इससे दिल्ली के लोगों को फायदा कैसे पहुंचेगा, ये अब आप समझिए। दरअसल दिल्ली में हर दिन करीब 750 MGD सीवेज को ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन इसमें से बड़ी मात्रा का अभी भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। सरकार के अनुसार करीब 400 MGD ट्रीटेड वाटर यूज के लिए अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल करीब 120 MGD ही इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि बड़ी मात्रा में ट्रीटेड वाटर का प्रोडक्टिव यूज नहीं हो पा रहा। अब सरकार इसी पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाने की तैयारी कर रही है। देखिए, नई पॉलिसी के तहत कंस्ट्रक्शन और हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी के काम में ट्रीटेड वाटर के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। कुछ मामलों में इसे मैंडेटरी भी किया जा सकता है। इसके अलावा लैंडस्केपिंग, व्हीकल वॉशिंग, इंडस्ट्रियल कूलिंग और रेसिडेंशियल सोसाइटीज में क्लीनिंग जैसे कामों के लिए भी ट्रीटेड वाटर इस्तेमाल करने की सरकार की योजना है। यानी कि जिस काम के लिए पीने वाले पानी की जरूरत नहीं है, वहां फ्रेश वाटर खर्च करने के बजाय जो रिसाइकल्ड वाटर है उसका इस्तेमाल किया जाए। अब सवाल है कि ये पानी लोगों तक पहुंचेगा कैसे, और इसके लिए रेसिडेंशियल सोसाइटीज में डुअल पाइपलाइन सिस्टम का प्लान है, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलग पाइपलाइन होगी और साथ ही साथ जो ट्रीटेड वाटर है उसके लिए अलग पाइपलाइन होगी। जहां पाइपलाइन की सुविधा नहीं होगी वहां पर डिमांड के हिसाब से टैंकर के जरिए ट्रीटेड वाटर पहुंचाया जा सकता है। दिल्ली जल बोर्ड अलग कनेक्शन और मीटर की व्यवस्था भी करेगी, यानी कि जो पानी है वो सोसाइटीज तक पहुंचेंगे, लेकिन 2 पाइपलाइन लगाया जाएगा। एक पाइपलाइन जिससे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाएगा और दूसरे पाइपलाइन से जो ट्रीटेड पानी है, यानी कि जिसका इस्तेमाल आप कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कर सकते हैं, गार्डनिंग, यानी कि अगर गार्डन है, आप बागवानी करते हैं तो उसमें आप पानी डाल सकते हैं। देखिए, सीधे तौर पर पानी की सप्लाई और कंजप्शन को ट्रैक भी किया जाएगा, यानी कि सरकार चाहती है कि जो दिल्ली में पानी की कमी आती है, जिस तरीके से लोग परेशान होते हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर टैंकर भेजने की नौबत आती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पानी खरीद कर पीना पड़ता है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी परेशानी जरूर दूर हो सकती है। बिल्कुल सोनाली, लेकिन देखिए ये तो रही लोगों की बात। अब सरकार का मेन और बड़ा फोकस क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। सरकार का बड़ा फोकस कंस्ट्रक्शन साइट्स पर है, खासकर 500 स्क्वायर मीटर या उससे ज्यादा एरिया वाले कंस्ट्रक्शन साइट्स को नोटिफाइड एरियाज में डस्ट सेपरेशन, कंक्रीट क्यूरिंग, वॉशिंग और रोड वाटरिंग जैसे कामों के लिए ट्रीटेड वाटर इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यानी कि कंस्ट्रक्शन के नाम पर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर की खपत को कम करने की कोशिश होगी। सरकार का टारगेट धीरे धीरे एलिजिबल नॉन पोर्टेबल यानी कि गैर पीने वाले कामों में रिक्लेम्ड वाटर का इस्तेमाल बढ़ाना है। इसका असर फार्म हाउसेस पर भी पड़ेगा। दिल्ली के फार्म हाउसेस में लोन्स और दूसरे अप्रूव्ड कामों के लिए ट्रीटेड वाटर सप्लाई करने का प्लान है। इसके लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ पर मंथ चार्ज का प्रपोजल भी है। तो वहीं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है वहां 1 लाख रुपए प्रति एकड़ वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज भी रखा गया है। मकसद साफ है, लॉन्स और लैंडस्केपिंग को बढ़ावा देना। इसके साथ ही दिल्ली की जनता तक जो पानी की असुविधा लोगों को होती थी, कमी होती थी, तो उस कमी को भी दूर करना। बहरहाल सोनाली, आगे बढ़ेंगे और आगे की क्या जानकारी है वो भी दर्शकों को दे दीजिए। बिल्कुल अर्शिका, अब रेलवे को लेकर के, यानी कि ट्रेन को लेकर के भारतीय रेलवे की तरफ से एक अपडेट है वो हम आपको देते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे देश में यात्रा का सबसे सुलभ और किफायती साधन माना जाता है। रोजाना करोड़ों यात्री ट्रेनों से सफर करते हैं। आरामदायक सीटें, शौचालय और खान पान जैसी सुविधाओं के कारण रेल यात्रा लोगों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। हालांकि अचानक यात्रा की जरूरत पड़ने पर कंफर्म टिकट नहीं मिल पाने की स्थिति में कुछ यात्री बिना टिकट ट्रेन में सवार होने का जोखिम भी उठाते हैं। ऐसा करना कानूनी परेशानी का कारण भी बन सकता है। देखिए, बिना टिकट यात्रा करने पर क्या होगा ये जरा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि कंफर्म टिकट नहीं हुआ, जाना जरूरी है, लेकिन फिर भी वो ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब ऐसे में अगर आप ट्रेन में बैठ जाते हैं तो क्या कुछ नियम है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, रेलवे नियमों के मुताबिक वैध टिकट के बिना यात्रा करना दंडनीय है। जांच के दौरान पकड़े जाने पर यात्री से निर्धारित जुर्माना वसूला जा सकता है और इसके साथ साथ जिस स्टेशन से यात्री ट्रेन में सवार हुआ है वहां से गंतव्य तक का किराया भी लिया जा सकता है। गंभीर या फिर नियमों के अनुसार बने मामलों में कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि इस जुर्माने की राशि और अन्य कार्रवाई मामले की परिस्थितियां और लागू रेलवे नियमों पर निर्भर करती है। इसलिए बिना टिकट यात्रा को किसी भी स्थिति में सुरक्षित विकल्प
नहीं माना जाना चाहिए। अगर आप देर हुए आप इंतज़ार कीजिए, आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बिना टिकट के ट्रैवल करें, आपकी ही परेशानी बढ़ेगी। बिल्कुल सोनाली, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि टिकट कंफर्म हो या नहीं हो ट्रेन में बैठ जाते हैं और एक ही चीज़ सोचते हैं, अरे देख लेंगे, टीटी को भी देखेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ट्रेन से तो उतारे जाएंगे, बेइज्जती अलग होगी, पैसे भी ले लिए जाएंगे और कानूनी एक्शन भी होगा। तो टिकट ना मिलने पर क्या करना चाहिए ये भी आप जानिए। अगर किसी जरूरी काम के चलते तत्काल यात्रा करनी पड़ जाए और आरक्षित टिकट उपलब्ध ना हो तो यात्री वैध तरीके से यात्रा करने के लिए रेलवे के अधिकृत विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि फायदा है आपके लिए, एक पहल है नई। प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ना अपने आप में आरक्षित यात्रा का अधिकार नहीं देता है। ट्रेन में सवार होने के बाद यात्री को तुरंत टीटी से संपर्क करना चाहिए और अपनी यात्रा की जानकारी देनी चाहिए। टीटी उपलब्धता और रेलवे के नियमों के अनुसार यात्री का टिकट बना सकते हैं। यदि ट्रेन में सीट उपलब्ध हो और नियम इसकी अनुमति दे तो सीट भी आवंटित की जा सकती है। यानी कि आपका सारा मसला टीटी हल कर सकता है। हालांकि सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। टिकट आपको मिल जाएगी, ट्रेन में खड़े होकर जा सकते हैं, लेकिन सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए शिका, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ट्रेन में बैठी हुई या फिर कोई ऐसा कभी सिचुएशन आपके सामने आया कि आप ट्रेन में चली गई हो, आपके पास टिकट ना हो? मैं सोनाली जो बात बताऊंगी आप हंसेंगे शायद, मैं कभी ट्रेन में बैठी नहीं हूँ। मैंने कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया। आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन एक बार मेरे साथ हुआ है। जब मैं जा रही थी तो मेरी ट्रेन मिस हो गई। जो दूसरी ट्रेन थी, मैं पहली ट्रेन से आ रही थी, वो ट्रेन लेट हो गई, उसकी वजह से मेरी दूसरी ट्रेन मिस हो गई। तो फिर मैं उस ट्रेन में बैठी और मैंने सबसे पहले काम यही किया, मैं टीटी के पास गई। हालांकि उन्होंने पैसे लिए और पैसे लेकर के उन्होंने कंफर्म सीट भी दे दी। शायद लड़की पर तरस आ गया होगा बेचारी। हाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सीट ना मिले, आप पैसे पे करें, टीटी से बात करें। और अमूमन 1-2 सीट जो है ट्रेन में खाली रहती हैं, तो हो सकता है कि वो सीट आपको मिल जाए। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली मेट्रो को लेकर के अपडेट है, जरा वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम के नीचे अब एक और नया मेट्रो स्टेशन बनेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC ने मंगलवार को सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के तहत प्रस्तावित शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन का निर्माण शुरू कर दिया है। देखिए, स्टेशन जमीन से करीब 38 मीटर नीचे बनाया जाएगा, जो लगभग 12 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर बनेगा। मौजूदा एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लाइन के स्टेशन के ठीक नीचे नया स्टेशन बनाए जाने के कारण इसे इतनी गहराई में तैयार किया जा रहा है। स्टेशन का निर्माण कार्य LGTS सिंधु की मौजूदगी में शुरू हुआ है और मैजेंटा लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे के बीच ये नया इंटरचेंज स्टेशन जो बनेगा। और मुझे लगता है कि इस स्टेशन के बनने के बाद जो वहाँ के यात्री हैं उनको फायदा मिलेगा। मतलब सोनाली, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनकी तो मौज ही मौज है। नई नई योजनाएं, नई नई पहल, नई नई शुरुआत। नया शिवाजी स्टेडियम स्टेशन जनकपुरी पश्चिम मार्ग की आश्रम मार्ग मेजेंटा लाइन विस्तार का हिस्सा होने वाला है। इसके तैयार होने के बाद यात्रियों को मेजेंटा लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के बीच सीधे इंटरचेंज की सुविधा मिलने वाली है। दोनों स्टेशनों को करीब 230 मीटर लंबे भूमिगत सबवे से जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर में जाने के लिए सड़क पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजीव चौक से भी स्टेशन जुड़ेगा। अरे जनता को चाहिए क्या, राजीव चौक यानी कि हर जगह का मतलब इंटरचेंज, वॉलेट लाइन, पिंक लाइन, ब्लू लाइन, मेजेंटा लाइन यहीं से होता है। अब ऐसे में एक और एड ऑन होने वाला है। शिवाजी स्टेडियम स्टेशन को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से भी भूमिगत रास्ते से जोड़ा जाएगा। दोनों स्टेशनों के बीच करीब 800 मीटर लंबा सबवे बनाया जाएगा। इसमें ट्रैवलर की सुविधा होगी, जिससे यात्रियों को लंबा रास्ता पैदल तय नहीं करना पड़ेगा। देखिए, इस कनेक्टिविटी से राजीव चौक और शिवाजी स्टेडियम के बीच आने जाने वाले यात्रियों के साथ साथ आसपास के इलाकों में काम करने वाले लोगों को भी फायदा होगा। हर दिन औसतन 25 डंपर लगाए जाएंगे फेरे के लिए। देखिए, स्टेशन के निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में मिट्टी की खुदाई होगी। DMRC के मुताबिक हर महीने करीब 15,000 घन मीटर मिट्टी निकाली जाएगी। ऐसे निर्माण स्थल से बाहर ले जाने के लिए करीब 750 डंपर फेरे लगाए जाएंगे और यानी कि रोजाना औसतन 25 डंपर फेरे लगाएंगे। और निर्माण के लिए हर महीने करीब 3,000 घन मीटर कंक्रीट की जरूरत होगी और इसके लिए भी लगभग 500 ट्रांजिट मिक्सर फेरे लगाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 9.913 किलोमीटर लंबा होगा ये पूरा कॉरिडोर।
सेंट्रल विस्ट्रा कॉरिडोर की लंबाई करीब 9.913 किलोमीटर होगी और इसके सभी 9 स्टेशन भूमिगत बनाए जाएंगे। इनमें शिवाजी स्टेडियम, युगे युगीन भारत केंद्र सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हाईकोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ स्टेशन शामिल है। कॉरिडोर के केंद्र सचिवालय स्टेशन का निर्माण कार्य 24 जून को ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। शिवाजी स्टेडियम स्टेशन के शुरू होने के बाद मध्य दिल्ली में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, गुरुद्वारा बंगला साहिब आने वाले श्रद्धालु और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। तो चलिए अब इसी के साथ इशिका खबरों में आगे बढ़ते हैं और मास्टर प्लान 2047 को लेकर के क्या कुछ अपडेट है ये जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए, दिल्ली के रिहायशी इलाकों, गांवों और पुराने बाजारों में चल रहे बेतरीब गोदामों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। मास्टर प्लान 2047 में ऐसे गैर निर्धारित गोदामों को व्यवस्थित करने और नियमों के दायरे में लाने का प्रावधान भी अब किया जा रहा है। जो गोदाम तय मानकों को पूरा नहीं करेंगे उन्हें एकीकृत माल ढुलाई केंद्रों या नियोजित थोक बाजारों में स्थानांतरित किया जाएगा। देखिए, शहर के घने इलाकों में गोदामों के कारण सड़क जाम, पार्किंग की कमी, मालवाहक वाहनों की आवाजाही और सुरक्षा जैसी समस्याएं बढ़ती है। और सोनाली, सबसे ज्यादा हार्ड और डिफिकल्ट जो कंडीशन है वो सदर बाजार के आसपास होती है, चांदनी चौक के आसपास होती है, जहाँ बड़े बड़े गोदाम है, माल रखा जाता है और वहां पर हद से ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है। लोगों को परेशानी होती है, जो लोग वहां पर काम करते हैं उनको भी, जो लोग वहां पर रोज आना जाना करते हैं उन लोगों को भी। नई योजना का उद्देश्य इन गतिविधियों को रिहायशी और पुराने बाजार क्षेत्रों से हटाकर निर्धारित लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में केंद्रित करना है। देखिए, रोज दिल्ली में आते जाते हैं लगभग 1.69 लाख मालवाहक वाहन। दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 1,70,000 के आसपास मालवाहक वाहन प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं और बाहर भी निकलते हैं। इनमें मालवाहक ऑटो की हिस्सेदारी करीब 32.1% है। इतनी बड़ी संख्या में मालवाहक वाहनों के आवाजाही को देखते हुए शहर में व्यवस्थित माल भंडारण और वितरण केंद्र विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। देखिए, फिलहाल दिल्ली में गाजीपुर और नरेला में 2 एकीकृत माल ढुलाई केंद्र हैं। इसके अलावा संजय गांधी नगर, आजादपुर और पंजाबी बाग में 3 परिवहन नगर हैं। 4 बड़ी मंडियां संभालती हैं 21,000 टन से ज्यादा माल। देखिए, दिल्ली की आजादपुर, केशवपुरम, ओखला और गाजीपुर की 4 प्रमुख फल सब्जी मंडियां प्रतिदिन करीब 21,123 टन माल संभालती है और मास्टर प्लान में मौजूदा थोक बाजारों और मंडियों के आधुनिकीकरण की भी योजना है, ताकि माल की आवाजाही और भंडारण व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। अब पुरानी दिल्ली के गोदाम पर भी नजर है, यानी कि सिर्फ नई दिल्ली के जो गोदाम है उनको ही ठीक नहीं किया जाएगा, बल्कि जो पुरानी दिल्ली है उसके गोदाम और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके गोदामों की भी स्थिति जो है ठीक करने की वो अब कोशिश की जाएगी। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ आज रेट है, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 102.12 पर लीटर के हिसाब से और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें डीजल की तो 95.20 पर लीटर के हिसाब से और सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 83.09 पर केजी के हिसाब से। आगे नोएडा और गुरुग्राम की क्या कुछ कीमतें हैं ये जरा बता दीजिए शिका। बिल्कुल सोनाली, नोएडा की बात करें तो पेट्रोल के दाम 102 रुपए 12 पैसे, डीजल 95 रुपए 56 पैसे, सीएनजी 91 रुपए 70 पैसे। गुरुग्राम के दाम भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। पेट्रोल 102 रुपए 97 पैसे है, डीजल 95 रुपए 44 पैसे, सीएनजी 88 रुपए 12 पैसे। तो ये हमने बात करी कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के क्या कुछ दाम है। और अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको दे देते हैं जो कि सोने और चांदी के भाव से जुड़ी हुई है। अहम जानकारी, ध्यान से सुनिएगा। गोल्ड के रेट की बात करें 1,63,900 रुपए 10 ग्राम 24 कैरेट आपको सोने का ये प्राइस मार्केट में देखने को मिलेगा। चांदी का क्या दाम है सोनाली, बताइए। अगर चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,60,000 रुपए पर किलो के हिसाब से। यानी कि लगातार जिस तरीके से रक्षाबंधन नजदीक है, आगे त्योहारी सीजन है, लगातार सोने के रेट जो है शिका बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने सोचा है अभी इस सीजन में सोना खरीदने का या चांदी खरीदने का कुछ नहीं सोनाली, जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं उस तरह से सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, तो अभी प्लान नहीं है मेरा कोई सोने चांदी की चीजों को खरीदने का। हालांकि आगे जरूर देखेंगे जब दाम में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी।
तो देखिए सोने चांदी के दाम हमने अपने दर्शकों को बताए हैं कि भाई मार्केट में क्या कुछ रेट है। हालांकि गोल्ड के रेट में देख रही हूँ कल 64 पहुंच चुका था, आज लगभग 100 से 200 की कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब रक्षाबंधन के दिन क्या रेट रहने वाला है वो तो भगवान ही जाने, लेकिन वो दाम भी आपको बताएंगे।